नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपका इंडेस के सेशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली बार इंडेस 17 का जो हमारा सेशन था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंडेस 116 लीज से होगा, जो कि अभी अभी नोटिफाइड हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन इंडेस 116। आज के इस टॉपिक में मैंने जो कवर करा है इंडेस 116 में ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीज क्या है, एप्लीकेबिलिटी और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या है हमारी, क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस, वही ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज जो हमने इंडेस 17 में पढ़ा था, अकाउंटिंग ऑफ लीज इन बुक्स ऑफ लेसी एंड लेसर, ये मैंने अलग अलग आपको दिखाया है। लेसी और लेसर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें बहुत कुछ चेंज है 116 में कंपेयर टू इंडेस 17। तो इसमें प्रेजेंटेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बैलेंस शीट में, लेसी की बुक्स अकाउंट में, ये भी मैंने इसमें समझाया है आपको। उसके बाद अकाउंटिंग सब लीज और सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन के बारे में मैंने कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू इसमें रखा है। ट्रीटमेंट ऑफ लीज इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी इसमें मैंने इंक्लूड करा है। और डिस्क्लोज़र हैं जो कि बहुत बड़ा एक इसमें सेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इन सब को मिला के मैंने इंडेस को मैक्सिमम तरीके से कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लीज से। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि लीज़ क्या होती है। तो बेसिकली लीज़ क्या है, लीज़ एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में, जिसमें एक पार्टी लेसर होती है, एक पार्टी लेसी होता है। लेसर लेसी को राइट देता है यूज़ करने का अपनी एसेट्स को, जो कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी हो सकती है, एक शॉर्ट टर्म पे भी हो सकती है। तो ये लेसर और लेसी कहे जाते हैं। लीज टर्म जो होता है वो फिक्स पीरियड होता है किसी एसेट्स लीज एसेट्स को यूज़ करने का, और इसके बदले में लेसी जो है लेसर को पे करता है एक पेमेंट कंसिडरेशन, जो कि एक रेंट होता है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। इंडेस 116 ने क्या करा है, ये नोटिफाई हुआ था इंडिया में 30 मार्च 2019 को, और ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से हुआ था, और इसने रिप्लेस कर दिया है इंडेस 17 को। तो इसमें पहले एक्चुअली में इंडेस 17 में होता क्या था कि लेसी और लेसर जो है ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज में क्लासिफिकेशन करते थे किसी भी लीज एग्रीमेंट को, और उसके हिसाब से फिर वो अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे। तो इसने कई तरह की डिफ़िकल्टी क्रिएट कर दी थी यूज़र्स के लिए, उनको की लीज ट्रांजेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसीलिए इस स्टैंडर्ड को नोटिफाई किया गया इंडेस 116 में, जिसमें जो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, और इसमें जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो है, वो भी इसका क्या इफेक्ट रहा है इंडेस 116 से, वो भी इसमें शो करा गया है। की चेंजेस जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, तो ये एक सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले किया गया है। चलिए अब इसमें जैसे हम देखते हैं आगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे कि ये लीज है या नहीं है। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो लीज एसेट्स का जो कंट्रोल है, जो मैंने लीज एसेट्स का जो कंट्रोल है वो कैसे दिया गया है। कम्प्लीटली दे दिया गया है तो एक सेल हो जाएगी, और उसे कम्प्लीटली नहीं दिया गया है तो फिर उसके केस में वो लीज़ का वो बन जाता है, लीज़ के अंदर आ जाता है। तो क्या देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि जी कॉन्ट्रैक्ट है, पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। जिस एसेट्स को दिया जा रहा है वो आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, पीरियड जो है वो फिक्स होना चाहिए। यही चीज़ आपको बताएंगे कि ये लीज़ कॉन्ट्रैक्ट है या कोई और कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसमें फिर एक आप कैसे पता करें कि राइट ऑफ यूज एसेट्स होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफाई एसेट्स थी। आइडेंटिफाई एसेट्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उनको राइट बेसिस पे दिया जाता है लेसी को, जो ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये मेरा लीज एसेट्स है, और उससे लेसी जो है कुछ सब्सटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न कर सके थ्रू आउट द पीरियड, जो भी एग्रीमेंट में पीरियड मेंशन करा गया है उसके बेस पे, तभी ये एक लीज एग्रीमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि भाई सब्सटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए सब्सटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट में ये कहा गया है कि अगर सप्लायर के पास एक राइट है कि वो ड्यूरिंग द पीरियड किसी जो लीज एसेट्स है उसको एसेट्स को सब्स्टिट्यूट एसेट्स में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं सब्सटेंटिव राइट, ठीक है। अगर मान लीजिए सप्लायर के पास कोई राइट है इस किसी भी एसेट्स को सब्स्टिट्यूट करने का
आफ्टर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेट साइन हो चुकी हो उसके बाद या उससे पहले, उसके बाद, या कोई ऐसा स्पेसिफिक इवेंट है जिसमें नेसेसरी हो जाता है कि एसेट्स को सब्स्टिट्यूट करना, तो उस केस में उसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी चेक की जाएगी कि ये एसेट्स यूज़ है, लीज एसेट्स है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो लीज़ कंसीडर नहीं किए जाते। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने शिप को लिया लीज़ पर उस कस्टमर को कंट्रोल राइट तो दे दिया पर उसको यूज़ करने का अधिकार नहीं दिया गया ज़्यादा, तो ये क्या है, ये एक लीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, कस्टमर के पास ये भी राइट नहीं है कि भाई उसको कैसे कैसे यूज़ करना है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है शिप, अगर ये भी वो डिसीजन ना ले सके तो भी ये लीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चलिए 1.1 में इंट्रोडक्शन ऑफ लीज़ के ये था कि जैसे मैंने बताया कि लेसर के अकाउंटिंग मॉडल में तो कुछ चेंज नहीं है, पर लेसी के के केस में चेंज हो चुका है। क्या क्या हो चुका है कि जो भी ऑपरेटिंग लीज फाइनल लीज को तो एलिमिनेट ही कर दिया हमने स्कोप को। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट्स है वो एसेट साइड में शो करेगा, इक्वलेंट वैल्यू वो लीज लायबिलिटी की लायबिलिटी साइड में वो करेगा, शो करेगा। उसके लीज एक्सपेंसेस क्या हैं, डेप्रिसिएशन होंगे और इंटरेस्ट होंगे, नंबर एक बात। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो लेसी होगा वो केवल उसी पोर्शन को कंट्रोल करेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है, उसी के लिए वो एप्लीकेबल होगा लेसी, ना कि किसी और चीज़ के लिए। अब इसके स्कोप देख लेते हैं कि ये जो इंड एस है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो लिस्ट है इसमें हम देख लेंगे, जैसे लीज इंड एस 7 की है मोस्टली, तो कि लीज टू एक्सप्लोर मिनरल्स ऑयल्स नेचुरल गैस और नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, इस पर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। लाइसेंस एग्रीमेंट हो गया मोशन पिक्चर फिल्म्स का, वीडियो रिकॉर्डिंग, पेटेंट और कॉपीराइट मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। लीज बायोलॉजिकल एसेट्स है एग्रीकल्चर की 41, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट है, ये एनेक्सर्स में आते हैं 115 के रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। ठीक है, लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय लेसर इंड एस 115, तो इन केसेस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, लेसर मीन्स वो पर्सन या एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन जिसने राइट दिए हो लीज एसेट्स को स्पेसिफिक यूज़ करने के लिए इन टर्म इन ली ऑफ कंसिडरेशन दूसरे बंदे को। लेसी जिसके पास ये राइट आए हो जो लीज एसेट्स यूज़ करने के लिए। नॉन कैंसिलेबल पीरियड क्या होता है कि पीरियड वो पीरियड जिसके में जो लीज एसेट्स को यूज़ करने का जो ऑप्शन होता है या टर्मिनेट करने का जो ऑप्शन होता है बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, मीन्स period for which lessee has a right to use lease asset with the option to extend or terminate the lease। ठीक है, शॉर्ट टर्म लीज जो होती है कि कोई भी ऐसी लीज जो 12 महीने से कम की हो। ठीक है, और लीज लेसी के पास पर ये ऑप्शन ना हो, उस लीज को परचेज ऑप्शन ना हो उसके पास, लेसी के पास। वेरिएबल लीज पेमेंट ये है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेमेंट होता है रेंट का वो डिपेंड करता है, जो लीज पेमेंट डिपेंड करता है कुछ सिचुएशंस पर। जैसे कि मान लीजिए किसी ने सेल्स यूनिट्स के ऊपर लीज रेंट देना, वेरिएबल पेमेंट लीज पेमेंट करना एग्री किया है, इन्फ्लेशन हो गई, इंडेक्स हो गए, नंबर यूनिट प्रोड्यूस हो गई, इन पर अगर डिपेंड रहता है लीज पेमेंट तो इसको हम वेरिएबल लीज पेमेंट कहते हैं। ठीक, कमेंसमेंट डेट ये होती है कि जिस टाइम, यानी कि वो डेट जिस टाइम लेसर जो है वो अंडरलाइंग एसेट्स प्रोवाइड कर देता है लेसी को यूज़ करने के लिए कि आप ये एसेट्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट्स ये होती है कि वो एसेट जो दी जाती है लेसर द्वारा लेसी को यूज़ करने के लिए अंडर एग्रीमेंट, तो ये वो हो जाती है। लीज पेमेंट क्या है, बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स है। जैसे फिक्स पेमेंट होगा, उसमें अगर कोई इंसेंटिव मिल रहा है तो वो हम घटा देंगे। ठीक है, उसमें वेरिएबल लीज पेमेंट जो मैं समझा चुका हूँ। एक्साइज परचेज ऑप्शन है लेसी के बिहाफ पर, ठीक है, वो हम कंसिडर करेंगे। और किसी भी तरह की पेनल्टी अगर होती है तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे कि टर्मिनेशन से रिलेटेड अगर कुछ होती है।
इसके अलावा कुछ 3-4 डेफिनेशंस हैं जिसको मैं आपको डिफाइन कर दूं कि लीज टर्म क्या होती है। तो लीज टर्म क्या होती है कि लीज को ये एग्रीमेंट में मेंशन होती है कि लीज कब से शुरू हो रही है और कब टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप इसकी लेंथ कैसे पता करेंगे कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड की लेंथ क्या है। तो इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में इसका कम्प्लीटली मेंशन होगा, वहाँ पे पीरियड भी डिफाइन होगा कि कौन सा इन्फोर्सेबल है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद लीज टर्म में रेंट फ्री पीरियड भी इंक्लूड किया जाता है। मान लीजिए कोई लेसर ने कहा है कि भाई मैं अगले 3 महीने तक आपसे कोई रेंट नहीं लूँगा, तो हम उसको भी लीज में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर केवल लेसर के पास राइट है टर्मिनेट करने का लीज को, तो वो पीरियड भी इंक्लूड होता है किसमें, लीज टर्म में। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि लेसर के पास अगर राइट है टर्मिनेट करने का, तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो लीज का होगा वो उस पीरियड को भी कवर करेगा जो ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज है, जो उसको दिया गया है वहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। लीज पेमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है कि एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, सिंप्लीफाइड अप्रोच। शॉर्ट टर्म लीज पेमेंट जो मैंने बताया था अभी आपको, और एक था आपका लो वैल्यू लीजेस। तो शॉर्ट टर्म लीज वैल्यू अगर आप कंसिडर करते हैं, यानी कि जो लीज पीरियड है 12 मंथ से कम का है, तो उसको डायरेक्ट वो एक्सपेंसेस में कवर करेगा ड्यूरिंग द लीज टर्म। उसको वो एज ए राइट ऑफ यूज एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, बस एक्सपेंस करके उसको ख़त्म करेगा पीएनएल में चार्ज करके। ठीक है, तो ये अब शॉर्ट टर्म लीज जो अप्लाई हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ कंसिडर की जाती हैं, ये हम देखें तो ये बिल्कुल न्यू लीज की तरह ही कंसिडर की जाएंगी। अगर किसी लीज में मॉडिफिकेशन है और या लीज टर्म में कुछ तरह का मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, लीज में मॉडिफिकेशन हो जाता है, पीरियड में भी कर देते हैं, उससे रिलेटेड है। लो वैल्यू लीज क्या होती हैं कि लो वैल्यू लीज आप तभी कंसिडर कर, कोई एसेट्स को आप लो वैल्यू एसेट्स आप तभी करोगे जब लेसी के पास वो बेनिफिट है उसको यूज़ करने से, ठीक है, किसी दूसरे रिसोर्सेज के साथ जो कि उस पर रेडली अवेलेबल हो उस टाइम, और ये जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो हाईली डिपेंडेंट ना हो दूसरी एसेट्स पर, तब आप एक तरह को इसको एज ए लो वैल्यू एसेट्स में कंसिडर कर सकते हैं। लो वैल्यू जो एसेट्स है उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो सिंप्लीफाइड अप्रोच, यानी कि डायरेक्ट चार्ज टू पीएनएल एज एन एक्सपेंसेस एंड डोंट रिकॉग्नाइज एज ए राइट ऑफ यूज एसेट्स और लीज लायबिलिटी। ठीक है, असेसमेंट जो है वो कभी भी इफेक्ट नहीं होता लेसी की सर्कमस्टांसेस से, उसके साइज से, उससे नेचर से। ये मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें ये है कि अगर कोई मान लीजिए लीज अंडरलाइंग एसेट्स है जो क्वालिफाई नहीं होती एज ए लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट्स, क्योंकि उसका नेचर ऑफ एसेट्स ही ऐसा है, तो आप उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे इस चीज़ को लो वैल्यू एसेट्स में। अब इसमें हम एक चीज़ ये देखते हैं कि भाई अब रिकॉग्निशन कैसे करें इसका। जैसे कि मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म लीज है और लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट्स है, ये सारी की सारी एक्सपेंस पे चार्ज होंगी या स्ट्रेट लाइन बेस पे चार्ज होंगी ओवर द लीज टर्म। ठीक है, बट इनको आप कंसिडर नहीं करेंगे उसमें, क्या बोलते हैं, करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, 3 नंबर टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ लीज मैंने बताया है इसमें, कि जिसमें ये बताया गया कि ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं अगर लेसी को, यानी कि केवल सब्सटेंस फॉर्म, नॉट अ लीगल फॉर्म, यानी कि उसको लीगली टाइटल नहीं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, बस उसको सारे रिस्क एंड रिवार्ड रिलेटेड टू ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, तो फाइनेंस लीज होती है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑपरेटिंग लीज होती है। तो कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे लीज को फाइनेंस लीज हम कहते हैं कि सबसे पहले तो यह है कि लेसी ओनर बन जाता है लीज एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, सबसे पहली बात। उसके बाद लेसी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो लीज एसेट्स को बाय करे एट द प्राइस लोअर देन द एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज द ऑप्शंस, यानी कि लेसी जो है वो लीज एसेट्स को एक्वायर तो करेगा, पर जब वो उस चीज़ को एक्वायर करेगा जिस डेट पे उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा उस डेट पे जो वैल्यू थी उससे कम प्राइस पे। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि लीज जो है वो कवर कर ले मेजर पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है वो इतनी हो जाए कि वो इसकी इनिशियल फेयर वैल्यू को कवर कर ले। ठीक है, जहाँ तक 90%। लीज एसेट्स स्पेसिफिक होनी चाहिए और केवल यूज बाय लेसी ही होनी चाहिए। तो ये
फाइनेंस लीज की कंडीशन बन जाती हैं। चलिए टॉपिक नंबर 4 में अकाउंटिंग ऑफ लीज इन बुक्स ऑफ लेसी। तो इसमें एक है कि जब कमेंसमेंट डेट को क्या करेगा, लेसी अपने यहाँ रिकॉग्नाइज करेगा वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट्स और लीज लायबिलिटी को। ठीक है, इक्वली होंगे दोनों। सबसे पहली बात, उनका मेजरमेंट कैसे होगा, तो जो राइट ऑफ यूज एसेट्स है वो कॉस्ट मॉडल पे होगा, यानी कि उसको आप कॉस्ट पे ही चार्ज, इनिशियली आप उसे जो भी उसकी कॉस्ट बनेगी उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे उस चीज़ पर। और वो कॉस्ट बनती कैसे है, जो लीज पेमेंट होगा उसमें से जो भी आपका क्या बोलते हैं, आप ऐसे समझिए इसको कि जो भी अमाउंट है इनिशियल मेजरमेंट पे लीज लायबिलिटी का वो ऐड करिएगा इसमें। लीज पेमेंट जो भी आप करेंगे, जो भी रेंटल आपका होगा वो, और अगर कोई आपको इसमें से इंसेंटिव मिला है उसको आप घटा दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट जो भी लेसी द्वारा इनकर्ड की गई है वो, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगी डिसमेंटलिंग की, रिमूविंग की, अंडरलाइन से रिस्टोरिंग ऑफ साइट्स की होगी, वो जहाँ पे वो अंडरलाइन सेट्स है उसकी कंडीशंस को एज पर टर्म और कंडीशन ऑफ लीज उसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो यानी कि हम इसको यूँ कह सकते हैं कि राइट ऑफ यूज एसेट्स क्या हुआ, लीज लायबिलिटी हो गया, प्रीपेड लीज पेमेंट हो गया, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल रिस्टोरेशन ऑफ साइट हो गया, माइनस लीज इंसेंटिव रिसीव्ड। तो ये हमारी राइट ऑफ यूज एसेट्स की पूरी कॉस्ट बन जाएगी। अब लायबिलिटी को कैसे मेज़र करें, तो लायबिलिटी को कैसे करें, लायबिलिटी क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रेसिडुअल गारंटी एट द एंड ऑफ द लीज, जो भी वो पे करेगा उसको, दोनों को आप क्लब कीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी डिस्काउंटेड रेट हम मेज़र लेते हैं, बोरिंग रेट जो लेते हैं लेसी की, उसको हम डिस्काउंट पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये था कि लेसी क्या करता है, अप्लाई कॉस्ट मॉडल भी सब्सिक्वेंट बाद में क्या कर सकता है कि वो सब्सिक्वेंट बेसिस पर, कि ये तो इनिशियली हमने करा, अब सब्सिक्वेंट आप कैसे करेंगे इसको। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो लीज का होगा वो ऐसे कर सकते हैं कि या तो आप उसको कॉस्ट मॉडल फॉलो करें या वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो। रिवैल्यूएशन मॉडल अगर वो फॉलो करता है तो इंड एस, जैसे मान लो पीपीएनई हो गया, तो पीपीएनई के केस में तो इंड एस 16 है। ठीक है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ यूज एसेट्स, तो केवल कॉस्ट मॉडल ही वो अप्लाई करेगा इंड एस 40 के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और देखिए थोड़ा मैंने यहाँ डिटेल में बताना शुरू करा है कि अकाउंटिंग ऑफ लीज इन बुक्स ऑफ लेसी कैसे होता है। तो देखिए कॉस्ट मॉडल अगर फॉलो करेगा तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम अगर हम कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट्स इज इक्वल माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, इंड एस 36 में जो आता है वो कंसिडर करके आपकी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग कॉस्ट आप मेज़र कर लोगे उसकी। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो इसमें ये है कि अगर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएटेड करते हैं तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो जो यूज़फुल लाइफ जो होगी उस एसेट्स की वो कंसिडर करेंगे, या लीज टर्म, दोनों में जो से भी कम होगी उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। हाँ, अगर टाइटल ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ द लीज टर्म हो जाता है तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, यूज़फुल लाइफ ही कंसिडर करेंगे, यानी कि एसेट्स अगर उसकी हो जाती है लेसी की तो आप यूज़फुल लाइफ ही इसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें एक ये चीज़ और है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जैसे हमने कहा कॉस्ट मॉडल पर ही हम इसको कंसिडर करते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी कैसे करेंगे कि इसको हम फाइनेंस लायबिलिटी ही कंसिडर करेंगे और इसे एट अमोर्टाइज कॉस्ट हम इसको लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो भी आता है पीरियडिकली चार्ज करते हैं हम उसको हम ऐड कर देंगे, और जो हम पेमेंट है प्रिंसिपल पोर्शन का उसको हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और इसका हम रीमेजरमेंट भी करते हैं अगर मान लीजिए कोई मॉडिफिकेशन लीज में होता है या किस तरह का चेंज होता है हमारे फिक्स लीज पेमेंट में, तो हम इसको चेंज करते रहते हैं। दूसरी इसमें चीज़ ये है कि अगर इंड एस 116 ये कहता है कि लेसी जो है मेज़र करता है लीज लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे आफ्टर इनिशियल मैनेजमेंट, तो ये अलाउ ही नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि आपको इनिशियल मेजरमेंट के बाद वो फेयर वैल्यू पर इसको मेज़र ही नहीं कर सकता अपनी लीज लायबिलिटी को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लीज लायबिलिटी एंड वेरिएबल लीज पेमेंट, ठीक है, जो कि पार्ट नहीं होता लीज लायबिलिटी का, इसको क्या करेंगे, इसको जो है डायरेक्ट पेनल में हम चार्ज करेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम पेनल में चार्ज कर लेते हैं।
अब देखिए 4.2 अकाउंटिंग ऑफ लीज में हमने कुछ रीमेजरमेंट से रिलेटेड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कभी कभी जब रीमेजरमेंट की सिचुएशन आ जाती है इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस तो उनका कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अब समझिए जैसे लीज लायबिलिटी है फॉरेन करेंसी में है, तो इसके लिए जो हमारे पास इंडिया एस 21 है जो कि कहते हैं इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो उस केस में क्या है कि जो लीज लायबिलिटी है उसको हम एक मॉनेटरी लायबिलिटी मॉनेटरी आइटम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और उसका जो रीमेजरमेंट किया जाता है वो जो क्लोजिंग रेट होता है एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड उसको हम कंसिडर करते हैं बाय अप्लाइंग द इंडिया एस 21, ठीक है। इनका जो भी डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट आप पीएनएल में चार्ज करेंगे और वो किसी भी तरीके उसको उस डिफरेंस को आप कैरिंग अमाउंट जो राइट ऑफ एसेट्स है उसके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। नंबर एक बात। दूसरी चीज़ इसमें ये कही गई है कि रीमेजरमेंट अगर होता है ड्यू टू चेंज इन फ्यूचर लीज पेमेंट ड्यू टू चेंज इन इंडेक्स और रेट्स, तो उस केस में ये कहा गया है कि जो लीज जो होगी वो रीमेजर की जाएगी, जो रिवाइज लीज पेमेंट रिफ्लेक्ट करेगा, और केवल अगर कैश फ्लो हमारा इम्पैक्ट होता है तो ही तभी। यानी कि इन्होंने कहा है कि जब आपका फ्यूचर लीज रिक्वायरमेंट ये कहता है कि इसमें चेंजेस कब होंगे जब फ्यूचर लीज पेमेंट जो चेंज हुआ है ड्यू टू इंडेक्स और रेट यूज़ की गई हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना, अगर उससे हमारे किसी तरह कैश इम्पैक्ट होता है तो ही हम इसको रीमेज़र करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और जो इसका रीमेजरमेंट होगा वो अनचेंज डिस्काउंट रेट होगा, यानी कि जो हम इंक्रीमेंटल लेजी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट या डिस्काउंट रेट हम फॉलो कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, हम वो ही यूज़ करेंगे जब तक हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस ना हो डिस्काउंटिंग रेट चेंज होने का, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू गारंटी है, अगर उसमें भी हमें लगता है कि भाई किस तरह का चेंज हो रहा है तो उसको भी हम डिस्काउंटिंग करेंगे बट अनचेंज डिस्काउंट रेट पर, ठीक है। इसके बाद एक था कि अगर मान लीजिए लीज टर्म में कोई चेंज हो जाए, अगर लीज टर्म में किस तरह का चेंज होता है तो डेफिनेटली हमारे जो लीज पेमेंट की जो चला आ रहा है शेड्यूल वो भी हमारा चेंज होगा, ठीक है। और जब वो चेंज होता है तो उस हिसाब से हमारी सबकी कैरिंग वैल्यू, उनका असेसमेंट और लायबिलिटी ये सब चेंज हो जाएंगे, जो कि कम्प्लीटली फॉलो करेंगे इंडिया 116 के जो फर्दर रिमेनिंग रूल्स हैं उनके द्वारा। चलिए अभी तक तो हमने कवर करा है कि स्कोप कवर कर लिया, डेफिनेशंस कवर कर ली, कॉन्ट्रैक्ट को हमने समझ लिया, लीज कॉन्ट्रैक्ट को हमने समझ लिया, अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ लीज इन द लेसर लेसी बुक्स ऑफ अकाउंट। अब हम आते हैं अकाउंटिंग ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो लेसर में क्या होगा, सिंपल सी एक चीज़ है, उसका वही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए फाइनेंस लीज है, जैसे मैंने पहला कॉन्सेप्ट जो लिया है वो फाइनेंस लीज का लिया है, तो फाइनेंस लीज में क्या करेगा लेसर कि सबसे पहले उसको एज ए एसेट्स को जो अगर फाइनेंस लीज है तो एसेट्स को रिसीवेबल कंसिडर करेगा और क्रेडिट करेगा एसेट्स को जो वैल्यू की नेट इन्वेस्टमेंट की। नेट इन्वेस्टमेंट हम पहले ही इसमें डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया 17 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर इसको हम और देखें तो आप कह सकते हो कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से अगर हम वो घटा दें अर्न एंड फाइनेंस इनकम घटा दें तो हमारा ये आ जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ठीक है। तो फिर फाइनेंस इंटरेस्ट हो गया, फाइनेंस चार्ज है वो एज ए इनकम कंसिडर करेगा अपने पीएनएल में, रिकॉग्नाइज करेगा इंटरेस्ट इनकम इन प्रोपोर्शन टू आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल ओवर द लीज पीरियड जो उसका होगा, यानी कि इंटरेस्ट इनकम को एक साथ ना करके जो भी उसका आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल रहेगा जितने के भी वो लीज पीरियड है जो कि हमारे एग्रीमेंट में मेंशन होता है उसमें प्रोपोर्शनेटली उसको डिवाइड करके उसका पोर्शन को अपने यहाँ क्रेडिट करता रहेगा। कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो, लीगल फीस होती है हमारे यहाँ, इंटरनल कॉस्ट होती है, उन सबको इंक्लूड करेगा अपने रिसीवेबल्स में, ठीक है। और इसमें जो लीज पेमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है कि फिक्स पेमेंट कोई से रिसीव होता है वो, वेरिएबल पेमेंट उससे कोई रिसीव होता है वो, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू अगर कोई से रिसीव होता है वो, एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो, और कोई पेनल्टी अगर उसे रिसीव होती है तो ये सब मिला के लीज पेमेंट बनता है। चलिए 5.1 में ये है कि लेसर जो है वो जो वैल्यू ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट है एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करके इंडिया 109 को फॉलो करेगा, ठीक है। और इम्पेयरमेंट के केस और रिकॉग्निशन के केस में भी रेगुलरली रिव्यू करेगा अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को कि अगर किसी तरह का रिडक्शन होता है तो इनकम एलोकेशन भी उसी तरीके से चेंज हो गई, ठीक है। क्योंकि जो इनकम निकल के आई वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकल के आती है, इंटरेस्ट जो निकल के आता है हमारा। लीज एसेट्स जो है फाइनेंस लीज में अगर हेल्ड फॉर सेल है तो 105
जो हमारा है जो एसेट हेल्ड फॉर सेल फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, उसके लिए 105 जो अप्लाई होता है उसको वो फॉलो करेगा। अब यहाँ पे ये ऑपरेटिंग लीज का हमने देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग लीज में क्या है कि वो फिक्स एसेट्स तो रहेगी उसके पास, फिक्स एसेट्स है करंट एसेट जो उसको अपने रिकॉग्नाइज करता आ रहा है बेस्ड ऑन दिस यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा उस एसेट्स पे, अपने रेंटल इनकम को पिनल में बुक करेगा एसएलएम बेसिस पर जो कि लीज टर्म के अकॉर्डिंग होगी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वो भी इंक्लूड करेगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स में, उसको एक्सपेंस को जो भी एक्सपेंस हुआ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो चार्ज करेगा ओवर द लीज टर्म पे। ठीक है, जनरल ओवरहेड तो पिनल पे चार्ज होते हैं उसी ईयर में जिस पर वो इनकर्ड हुए हैं। चलिए मैं सब लीज ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले आपको एक थोड़ा सा एक और मैं बता देता हूँ लीज़ मॉडिफिकेशन के केस में कि कब लीज़ मॉडिफिकेशन, किसी तरह लीज़ में मॉडिफिकेशन होता है तो लीज़ रीअसेस कब की जाती है। देखिए जब चेंज इन एस्टिमेट हो जाए यानी कि यूज़फुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ या रेसिडुअल गारंटी वैल्यू में किसी तरह का चेंजेस आ जाए तो आप लीज़ को रीअसेस करेंगे। चेंज इन सर्कमस्टांसेस यानी कि लेसी किसी तरह का डिफ़ॉल्ट कर देता है तब आप उस केस में लीज़ को रीअसेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि कब आप लीज़ मॉडिफिकेशन जो फाइनेंस लीज़ में हुआ है उसको सेपरेटली आप कंसीडर करेंगे। तो आप तब कंसीडर करेंगे जब किसी तरह का स्कोप ऑफ लीज एसेट्स में इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि लेसर जो है एक दूसरे एसेट्स और दे दे ओरिजिनल के अलावा कि आप इसको क्लब दोनों को यूज़ कर सकते हो, तो स्कोप बढ़ गया लीज़ का, तब आपको एक सेपरेट लीज़ आप कंसीडर करेंगे। उसके बाद इसके सेम साइमल्टेनियसली कंसिडरेशन में भी उतना ही इंक्रीज हो जाए जितनी दूसरी अंडरलाइंग एसेट्स की जो वैल्यू थी, तब उस केस में आप सेपरेट लीज कंसिडर करेंगे उसको। ठीक है, अब सब लीज ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। सब लीज ट्रांजेक्शन ये होती हैं कि मान लीजिए लेसी ने कोई एसेट्स लिए लेसर से और वही एसेट लीज एसेट की दूसरी थर्ड पार्टी को दे दी ऑन लीज, तो ये हमारा सब लीज ट्रांजेक्शन बन जाती हैं। तो इसमें क्या है कि ओरिजिनल लेस और लेसी के बीच में तो किसी तरीके का कॉन्सेप्ट का चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट जो आपका ये है इंटरमीडिएट लेसर है यानी कि लेसी जो है वो आप सब लीज को ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज कंसिडर कर सकता है बेस्ड ऑन द स्टेटस एक्वायर फ्रॉम द हेड लीज एग्रीमेंट। यानी हेड लीज हमारी क्या होती है जो ओरिजिनल लेसर और लेसी के बीच में हुआ है। ठीक है, और सब लीज जो थर्ड पार्टी और लेसी के बीच में हुआ है। तो दो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी तरह की रेट अवेलेबल ही नहीं है सब लीज से रिलेटेड, प्रेजेंट वैल्यू को ट्रीटमेंट करने के लिए फाइनेंस लीज है या, ठीक है, तो डिस्काउंट रेट वो यूज़ करेंगे जो हेड लीज में यूज़ हो रहा है हमारा। ठीक है, और हेड लीज जो है वो शॉर्ट टर्म लीज कब कंसिडर की जाएगी, जब वो एक ऑपरेटिंग लीज होगी। ठीक है, तो उस केस में आप इसको शॉर्ट टर्म लीज कंसिडर करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट 6.1 सबलीज ट्रांजेक्शन्स में इसमें मैंने कुछ आपको बताया कि एट द एट द कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ सबलीज लेसी क्या करेगा, डी रिकॉग्नाइज करेगा राइट ऑफ यूज एसेट्स जो हेड लीज से है उसको, और इसको नेट इन्वेस्टमेंट में वो कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा, नंबर 1। ठीक है, सब लीज में। उसके बाद जो भी इसका डिफरेंस होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट्स का और नेट इन्वेस्टमेंट का, उसको पिनल से चार्ज कर लेगा। ठीक है, बुक, और फिर क्या करेगा, बुक करेगा लीज लायबिलिटी फॉर हेड लीज के लिए, वो तो करता ही है वो। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम जो भी उसको सब लीज से आएगी, जो भी इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो उसका हेड लीज जिसको पे करना है ओरिजिनल लेसर को ड्यूरिंग द लीज टर्म, उनकी वो बुकिंग करेगा अपने यहाँ। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सा ही था, तो कोई इतना कोई हार्ड नहीं था। अब इसमें देखते हैं कि सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक बंदा होता है वो अपने एसेट्स दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि जो एक सेलर है वो अपनी उसने एसेट दूसरे को भेज दिया, फिर उससे दोबारा से उसको लीज पर ले लिया, तो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन इसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट सेलर ट्रांसफर ऑल रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ द एसेट्स टू द बायर एंड सब्सिक्वेंटली बायर गिव्स द राइट टू सेलर टू यूज़ द अंडरलाइंग एसेट्स, नंबर 1 बात। दूसरी इसमें बात क्या होगी कि सेलर लेसी क्या आएगी और पहले ये चेक करेगा, अगर मान लीजिए कि डिटरमाइन करेगा ट्रांसफ़र एसेट्स एज़ पर इंड AS 115। ठीक है, इसको पहले एसेस करेगा, ये सेल तो नहीं बन रही मेरी। ठीक है,
कि इस तरह की सेल, ये सेल तो नहीं बन रही। अभी कैसे, इफ़ ट्रांसफ़र इज़ नॉट एज़ पर 115, अगर मान लीजिए 115 अगर सेल कंसिडर अगर की जाती है तो ट्रीटमेंट वन इंडेक्स 115 में जाकर देखेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसको क्या करेगा, सेलर लेसी उसको अपने यहाँ एसेट से रिकॉग्नाइज करेगा, उसके इक्विवेलेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी इंडेक्स 115 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगा। जो भी उसे बायर से अमाउंट मिलेगा एज ए लोन ही मिलेगा एक तरीके का, क्योंकि उसने सेल करी है तो उसको कुछ मिलेगा, उसमें प्रोसीड्स मिलेगी। और फाइनेंशियल एसेट्स को भी इंडेक्स 119 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगा, जो उसको सेलर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, इन केस ऑफ बायर लेसी। तो इसको आप इस तरीके से समझिएगा कि दो तरह से सेल से लीजबैक ट्रांसफर का ट्रीटमेंट है। अगर एसेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स अगर वो सेल है तो क्या ट्रीटमेंट है, अगर ट्रांसफ़र एसेट्स सेल नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट है। तो पहले हम उस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं कि अगर ट्रांसफ़र एसेट्स एक तरह की सेल है या नहीं है। अगर सेल है तो इंड AS 115 रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, उसमें ये देखा जाएगा कि सेलर ने अपना जो राइट है वो ट्रांसफ़र कर दिया है किसको, बायर को। अगर कर दिया है तो फिजिकल पोजीशन भी उसने दे दिया ही दे दिया बायर को। सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवार्ड जो ऑनरशिप के वो भी दे दिए नहीं दे दिए, और बायर ने वो एक्सेप्ट कर ली है एसेट्स, ये चेक करेंगे। अगर ये सब कुछ हमारे फेवर में रहती हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसमें हम कहेंगे एक जेन्युइन सेल के लिए हम जेन्युइन सेल हो जाएगी वो हमारी। ठीक है, सेलर लेसी जो होगा वो राइट ऑफ यूज एसेट्स करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी उसे गेन एंड लॉस होगा वो अपना वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, जो भी गेन लॉस हुआ है उस राइट को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये तो था उसमें। अगर मान लीजिए दूसरी सिचुएशन से, अगर वो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स सेल नहीं कंसिडर होती, सेलर लेसी जो है वो अपने यहाँ कंटिन्यू करेगा, ट्रांसफ़र एसेट्स को अपने एसेट से दिखाएगा, उसके इक्वलिटी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर लेगा, जितना पैसा उसको मिलेगा एज ए लोन। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मली जो ट्रीटमेंट चलता है वैसे चलता रहेगा। तो अब जिसमें दूसरे और इसको डिटेल में अगर पढ़ते हैं कि अगर ट्रांसफ़र जो बायर है लेसर, अगर वो सेल्स कंसिडर होती है तो बुक्स ऑफ सेलर लेसी के केस में ये होगा कि सबसे पहले तो अपने डिकॉग्नाइज करेगा अंडरलाइन एसेट्स को, यानी कि सेल अगर आप कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 115 में इंड AS 115 अगर फॉलो हो रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग मॉडल वो यूज़ करेगा। ठीक है, लीज बैक के उसके बाद अपने यहाँ राइट ऑफ यूज एसेट्स को वो मेज़र करेगा, जो भी उसके पास पोर्शन रह गया है प्रीवियस करेंगे अमाउंट का। ठीक है, और गेन ऑन लॉस जो भी होगा वो अपना रिकॉग्नाइज कर लेगा जो उसको ट्रांसफ़र करने में हुआ है। बायर अपने बुक्स में क्या करेगा, इन केस ऑफ सेल वो अपने अंडरलाइन से बुक करेगा। ठीक है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी लीज बैक अकाउंटिंग मॉडल जो भी होगा उसको वो फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए सेल नहीं है तो वो कंटिन्यू करेगा अपने एसेट्स को ही, और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर लेगा 109 की, और जो भी उसे अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा बायर लेसर से एज ए लोन। बायर लेसर क्या करेगा, वो अपने यहाँ कुछ ऐसे एसेट्स तो बुक करेगा नहीं क्योंकि ये सेल है ही नहीं। वो क्या करेगा, वो फाइनेंशियल एसेट्स रिकॉग्नाइज कर लेगा 109 के अकॉर्डिंग, और जो भी उसे पेमेंट करा है सेलर को वो उसके अपने एज ए एसेट्स बुक कर लेगा। तो ये एक ट्रीटमेंट है इसका। ठीक है, आगे आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो देखिए लैंड को जैसे मैंने बताया उसकी इंडेफिनिट इकोनॉमिक लाइफ होती है। ठीक है, ओनरशिप जो है वो अगर मान लीजिए एट द लीज टर्म पास नहीं हो पाती और लेसी के पास सारे रिस्क एंड रिवार्ड भी अगर ट्रांसफ़र नहीं होते तो एक ऑपरेटिंग लीज कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो लैंड का होगा वो अगर मान लीजिए एटलीस्ट सब्सटेंशली सारी फेयर वैल्यू जो है लैंड की उसको कवर कर लेता है तो ही वो फाइनेंस लीज कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, लेसर जो है वो अपने यहाँ जो लीज पेमेंट जो मिलेगा लीज और बिल्डिंग को से जो मिल रहा है उसको एलोकेट करेगा, उनकी जो वैल्यू होगी उनके बेस पर एट द बिगनिंग डेट। अगर ये नहीं है आपके पास वैल्यू लैंड और बिल्डिंग की तो वो क्या करेगा, सारी लीज को ही वो क्या कंसिडर कर लेगा, फाइनेंस लीज कंसिडर कर लेगा बेस्ड ऑन बिल्डिंग। ठीक है, अब आ जाइए डिस्क्लोज़र। तो सबसे पहले लेसी के बारे में डिस्क्लोजर देख लेते हैं कि लेसी अपने यहाँ कैरिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा राइट ऑफ यूज सेट्स का, उसका डिस्क्लोजर वो देगा अपने। ठीक है, नोट्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना था लीज लायबिलिटी पे वो उसको डिस्क्लोज करेगा पीरियडिकली। कितना एक्सपेंस लेट था लो वैल्यू ऑफ एसेट्स और शॉर्ट टर्म लीज एसेट्स से, कितना एक्सपेंस लेट था वेरिएबल लीज पेमेंट से जो लीज लायबिलिटी का पार्ट नहीं बन पाए,
इनकम ऑफ सब लीज राइट ऑफ यूज एसेट्स अगर कोई है उसको लेगा, कितना टोटल कैश आउटफ्लो हुआ इस लीज एग्रीमेंट से, कोई एडिशनल लीज एसेट्स आई है वो, कोई गेन एंड लॉस हुआ है लीज सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन से वो, इन सब को वो डिस्क्लोज करेगा। आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो क्या डिस्क्लोजर जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसिव लीज लायबिलिटी पे कितना हुआ, एक्सपेंस कितना था, ये सब बेसिकली सेम ही है। अगर हम देखें ये इंड AS 40 के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, ठीक है। और फ्लो गेन एंड लॉस कितना हो गया, ऑल इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल क्या है कि ऑल इन्फॉर्मेशन जो इंड AS का डिस्क्लोजर कहता है उसको हम इंड AS 40 के जब सेशन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैच्योरिटी एनालिसिस करेगा लीज लायबिलिटी की, ये बताएगा, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अगर हुआ है किसी भी राइट ऑफ यूज एसेट्स का इंड AS 16 जो हमारा PPNE से रिलेटेड है उससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर कहे गए हैं उनके बारे में। 8.2 में ये कहा गया है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैनर्स में जो लीज एसेट्स के हैं उनके बारे में, कि नेचर ऑफ लीज एक्टिविटी क्या है, फ्यूचर कैश फ्लो है जो कि आपकी लीज लायबिलिटी का पार्ट नहीं बना है, किस कारण से रेजिडुअल गारंटेड वैल्यू के टर्मिनेशन एक्सटेंशन ऑफ लीज एग्रीमेंट अगर कुछ हुआ है, वेरिएबल लीज पेमेंट जो पार्ट नहीं बन पाए लीज लायबिलिटी का, और टर्म एंड कंडीशन सेल्स और लीज बैक ट्रांजेक्शन, ये सब हम मेंशन करेंगे। तो लेसी केस में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लेसी। तो सबसे पहले ये होगा कि ROU को जो है राइट ऑफ यूज एसेट्स है उसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे अदर एसेट्स के साथ में। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपकी जो ये राइट ऑफ यूज एसेट्स है ये मान लीजिए आप ये देखेगा लेसी इसमें कि अगर वो सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करता तो सेम लाइन आइटम जो है जो मतलब कि सिमिलरली ऐसी कोई एसेट्स है उसके साथ अगर उसको शो कर रहा है जो उसके पास खुद ही है ऐसी वैल्यू तो उसके साथ शो करेगा, उसको आइटम को डिस्क्लोज करेगा डिटेल में अलग अलग तरीके से, ये को उसको करेगा। सेम चीज़ लीज लायबिलिटी के साथ होगा, सेपरेटली शो करेगा। अगर वो सेपरेटली शो नहीं करता है तो लाइन आइटम जो भी है रिलेटेड टू लीज लायबिलिटी तो उसके साथ उसको शो करके अलग से डिस्क्लोजर देगा, नोट्स ऑफ अकाउंट में उसका डिस्क्लोजर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए राइट ऑफ यूज एसेट्स है डेफिनेशन मीट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ उसको शो करके दिखाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनेगी इसमें और जो कि डेप्रिसिएशन से अलग चार्ज करके दिखाई जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो हो रहा है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा हमारी। और शॉर्ट टर्म लीज के केस में आपका ये जो पेमेंट ऑफ लो शॉर्ट टर्म लीज हो गया, पेमेंट ऑफ लो वैल्यू एसेट्स हो गया या वेरिएबल लीज पेमेंट हो गया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी। अब आ जाता है डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लेसर। तो क्या जैसे डिस्क्लोज करेगा, गेन ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ लीज एसेट्स ये चेक करेगा, डिस्क्लोज करेगा फाइनेंस लीज अगर है तो। फाइनेंस इनकम जो नेट इन्वेस्टमेंट लीज पर है वो, इनकम रिलेटेड है वेरिएबल लीज पेमेंट की जो नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बन पाई। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट चेंज अगर कैरिंग अमाउंट में हुई है, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट के। और ये सब के सब टेबुलर फॉर्मेट में दी जाएंगी और ये पीरियोडिकली दी जाएंगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये डिस्क्लोजर है। अब 8.4 में ये है कि ऑपरेटिंग लीज के केस में रेंटल इनकम लीज एसेट से कितनी आई, इनकम रिलेटेड टू वेरिएबल लीज पेमेंट से कितना है, ठीक है। सेपरेटली शो करेगा वैल्यू ऑफ ओन एसेट्स हेल्ड बाय एंड यूज बाय द लेसर, ठीक है। वैल्यू ऑफ लीज एसेट्स जो है ऑपरेटिंग लीज या नॉन ऑपरेटिंग लीज की है उनको सेपरेटली दिखाएगा। डिस्क्लोजर देगा इंड AS 16 के अकॉर्डिंग लीज एसेट्स का, और ऑपरेटिंग लीज का डिस्क्लोजर देगा इंड AS 36, इंड AS 40 और 41 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब वो अलग अलग डिस्क्लोजर देगा, यानी कि बहुत इंड AS बेसिकली है क्या, डिस्क्लोजर बहुत मांगे हैं, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है इसमें। और 8.5 में यह है कि मैच्योरिटी एनालिसिस जो होगा लीज पेमेंट का कैसे कैसे दिखाना है, कि अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट जो फर्स्ट 5 ईयर्स का है वो, फिर रिमेनिंग टोटल अमाउंट फॉर रिमेनिंग 5 ईयर अगर लीज 5 साल से बाद की ज़्यादा की है तो, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट
अर्न फाइनेंस इनकम का, अनडिस्काउंटेड गारंटी रेसिडुअल वैल्यू का, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट टू बी रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इनका। तो ये डिस्क्लोजर्स हैं डिटेल में जो हमने डिस्कस करे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, सेशन बहुत लंबा था क्योंकि ये 116 इंडेस जो है थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। मैंने मोस्टली कोशिश करी है कि इसमें सारे टॉपिक कवर करूं, और अगर कुछ रह गया है तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। अगला सेशन हम इंडेस 8 पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा है, अच्छा है। तो जल्दी आपके सामने मैं वो सेशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।